गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले कि वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट की कौन कौन सी शर्तें होती हैं और क्रेडिट किस किस कंडीशन में लोग लेते हैं, कौन कौन सी क्रेडिट की सिचुएशंस होती हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ये दो तरह की जो क्रेडिट हैं जो लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए जो लोग क्रेडिट लेते हैं, उन टू सेक्टर से ही लोग क्रेडिट लेते हैं। पहला सेक्टर क्या होता है आपका फॉर्मल सेक्टर और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो क्रेडिट लोग लेते हैं तो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से वो लेते हैं। तो दोनों सेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, किसको हम फॉर्मल सेक्टर बोल सकते हैं और कौन सा सेक्टर ऐसा होता है जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोल सकते हैं। तो बात करते हैं पहले फॉर्मल सेक्टर की। तो देखिए, इंडिया में एक बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजादी के बाद और आज भी बहुत सारे बैंक एस्टैब्लिश किए हैं। ये जो बैंक होते हैं ये लोगों का पैसा जो डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं और उस डिपॉजिट को लोन के फॉर्मेट में वापस पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं या आप शॉपकीपर हैं, तो आप बैंक में जाएंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे। साथ के साथ आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटी होती है। और बाद में फिर आपको जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है क्रेडिट की, वो जो आप कंप्लीट कर लेंगे तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा देगा और उस लोन से, उस क्रेडिट से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है, या किसी और इकोनॉमी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को इजीली सरवाइव करे। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ये सारे बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, जैसे पीएनबी आपका है और आपका स्टेट बैंक है। इन्हीं बैंक सेक्टर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर इनको हम बोलते हैं ऐसा सेक्टर जिसके थ्रू हम पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और वो सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, ऑथराइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑथराइज करती है, उसको मानती है, तो उस सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। हम फॉर्मल सेक्टर से जब क्रेडिट लेते हैं, जब लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको विजिलेंस करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैंक को सेटअप किया है, जो बैंकों का बैंक है वो आपका है रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक सभी बैंकों को होल्ड करता है, वो सभी बैंकों के ऊपर काम करता है। और फॉर्मल सेक्टर में जितने भी बैंक हैं जो काम करते हैं, जो पब्लिक को पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो उनको विजिलेंस करता है, उनको गाइडलाइन देता है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट मेंटेन रखता है, उनके पैसे को मेंटेन कराता है, उनकी सारी जो इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं उनको एक्टिवेट कराने में उनकी हेल्प करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका भारत का बैंक है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। तो फॉर्मल सेक्टर में इंडिया है उसके बैंक आते हैं जिनको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जो ऐसे बैंक जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं, ऑथराइज होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जितने भी बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपका इंडिया है, और आपका जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा वो होल्ड किए जाते हैं। अब रिजर्व बैंक टाइम टू टाइम सभी बैंकों को गाइडलाइन देता रहता है और साथ के साथ ये चेक करता है कि बैंक अपने प्रॉफिट के लिए ही तो लोन नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रिच पर्सन को ही वो आप ज्यादा लोन दे रहे हैं और पुअर पर्सन है उसको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी जो मैटर है, ये सारी जो एक्टिविटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चेक की जाती है और बैंक ये देखता है कि कितना परसेंट लोन एग्रीकल्चर को दिया गया है, कितना परसेंट लोन इंडस्ट्री को दिया गया है, ताकि देश की जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है वो चलती रहे, देश का जो डेवलपमेंट है वो होता रहे। अब यदि बैंक
सारा का सारा पैसा इंडस्ट्री रन करने वाले जितने बिजनेसमैन को दे देंगे, तो एग्रीकल्चर वालों को क्या मिलेगा? लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक सभी बैंकों को होल्ड करता है, उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन देता है, उनको चेक करता है कि जो भी डिपॉजिट है आपके पास, जो मनी डिपॉजिट है, जो पैसा लोगों का है जो जमा करते हैं डिपॉजिट के फॉर्मेट में, वो वापस लोगों को लोन के रूप में दिया जाए और उसका इंटरेस्ट भी मेंटेन रखा जाए और वो ज्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप रिच पर्सन को बांट रहे, नहीं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रन करने वाला पर्सन उसको भी मिलना चाहिए, जो एग्रीकल्चर करने वाला फार्मर उसको भी मिलना चाहिए, ठीक है, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रन कर रहा है उसको भी मिलना चाहिए। तो ये है आपका फॉर्मल सेक्टर। यानी फॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिससे हम पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज होता है। अंडरस्टैंड? दैट इज द क्लियर। अब आपका आता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथराइज नहीं होता है, ना तो इसको रिजर्व बैंक विजिलेंस करता है, ना ही इसको गवर्नमेंट इंडिया देखती है। ये इस सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं? जैसे आपका मनी लेंडर है, आपका लैंडलॉर्ड है, आपका कोई ट्रेडर है, ठीक है, आपका कोई साहूकार है जो ब्याज पर इंटरेस्ट पर पैसे देता है। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट। जैसे कोई मेरा रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई रिलेटिव होगा, रिश्तेदार होगा, तो ये सब होते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग आते हैं। अब हम पर ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई वो हमको ऑथोरिटी मिली हुई है और ना ही हमें रिजर्व बैंक चेक करता है, ठीक है। हम अपने रिश्तेदार से पैसा ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं, मनी लेंडर से पैसा ले सकते हैं, या किसी और ट्रेडर से, जो एग्रीकल्चर का ट्रेडर्स होता है, या व्यापारी होते हैं मार्केट में जो पैसा इंटरेस्ट पर सबको देते हैं, उनसे हम ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाए और जिसको रिजर्व बैंक क्या करता है? सबको देखता है, चेक करे। और इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता है। उसमें हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, हमारे फ्रेंड आते हैं, हमारा ट्रेडर आता है, व्यापारी मनी लेंडर आता है, लैंडलॉर्ड आता है। ये सब जब अपना पैसा मनी इंटरेस्ट पर देते हैं या इनसे हम क्रेडिट लेते हैं तो इनको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट बोलते हैं। दैट इज द क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर में जब कोई लोन लेता है तो उसको जो इंटरेस्ट है वो कम होता है। बैंक के द्वारा लिया गया लोन क्या होता है? 8% पर एनुअल होता है, यानी साल में आपको 1% आपको पे करना होता है उस पर इंटरेस्ट पर। लेकिन यदि आप इनफॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो हो सकता है आपका रिलेटिव, आपका मनी लेंडर, आपका लैंडलॉर्ड आपसे 60% पर एनुअल चार्ज करे, यानी उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा हाई होता है। और इसलिए लोग क्या होते हैं? कर्ज में दब जाते हैं। जैसे स्वप्नाज की प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में बताई थी कि स्वप्नाज अपने मनी लेंडर से क्या लेती है? क्रेडिट लेती है, और मनी लेंडर हाई इंटरेस्ट उससे लेता है, और इसकी वजह से वो उसका जो क्रेडिट है, जो लोन है, जो मनी लेंडर से लिया है, वो पे नहीं कर पाती है, और उसकी जमीन क्या हो जाती है? वो उसको अपनी जमीन सेल करनी पड़ती है ताकि वो लैंडलॉर्ड का मनी पे कर सके। तो फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो कम होती है। जैसे स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट है, कम होगी। पीएनबी जो आपका बैंक है उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आप किसी मनी लेंडर से ले रहे हैं, लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं, किसी ट्रेडर से ले रहे हैं, व्यापारी से पैसा ले रहे हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा ब्याज आपसे क्या लेगा? ज्यादा बदले में, क्रेडिट देने के बदले, लोन देने के बदले वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरह का डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं कि इंडिया में कितने % ऐसे पीपल हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो यहां पर मैंने ये डायग्राम बनाया। पहले देखते हैं कि पोर हाउस होल्ड्स, ऐसे पर्सन जो पोर हैं वो 85% इनफॉर्मल सेक्टर से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और 15% ऐसे पर्सन होते हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ठीक है। अब फ्यू असेस्ट, ऐसे लोग जिनके पास कुछ धन होता है, ज्यादा नहीं होता है, कुछ संपत्ति होती है, असेस्ट होता है, वो 53% किससे लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और 47% ऐसे लोग होते हैं जो
47% ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर से 53% ऐसे पीपल जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति होती है। उसके बाद होता है 28% ऐसे पीपल होते हैं जो वेल ऑफ होते हैं। इसको मैंने इनफॉर्मल लिखा है शॉर्ट में, IF का मतलब होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो 28% ऐसे पीपल जो वेल ऑफ हैं, ठीक है, क्या है, जो वेल ऑफ हैं, वो ओनली 28% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदार से। बाकी 72% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। किससे? बैंक से लेते हैं। दैट इज क्लियर। उसके बाद आता है रिच। जो रिच पर्सन होते हैं वो 10% रिच ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। किसी ने अपने रिश्तेदार से ले लिया, किसी ने मनी लेंडर से ले लिया। और 90% ऐसे होते हैं रिच पर्सन जो ओनली बैंक से लेते हैं। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा रिच हैं, उनको बैंक ज्यादा क्या देता है? वो ज्यादा बैंक से मनी ले लेते हैं, ज्यादा लोन ले लेते हैं, 90%। और जो बेचारे गांव में रहते हैं, जो पुअर पर्सन है, वो 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब इसमें क्यों लेते हैं वो? ऐसा क्यों होता है आखिर? क्यों? हमें पता है कि सभी के पास एसेट नहीं है, सभी के पास कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में कोलेट्रल बैंक को देने के लिए उनके पास मनी नहीं है, उनके पास लाइव स्टॉक नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा थिंग्स नहीं है जिसको गिर में रखकर ले सकते हैं लोन बैंक से। क्योंकि बैंक क्या करता है? पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर उसको चाहिए होते हैं, बहुत सारे कागजात, जो पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। अब एक रिक्शा चलाने वाला है, उसके पास ना तो कोई हाउस होता है, वो रेंट पे रहता है, ना उसके पास किसी तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो बैंक उसको लोन नहीं दे सकता है, क्योंकि बैंक को क्या चाहिए? कोलेट्रल चाहिए। तो कोलेट्रल वो बेचारा नहीं दे पाता है बैंक को, इसलिए उसको इनफॉर्मल सेक्टर से, अपने रिलेटिव से, मनी लेंडर से, या अपने किसी रिश्तेदार से लोन लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है। तो दैट इज द क्लियर। ये कंडीशन होती है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो पर्सन है, गरीब आदमी, वो कम क्यों जाता है? इनफॉर्मल सेक्टर से वो ज्यादा लेता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर से वो ज्यादा लोन नहीं ले पाता है, ज्यादा क्रेडिट नहीं ले पाता है, क्योंकि पेपर वर्क वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंड? तो ये सारा डायग्राम मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि रूरल हाउस होल्ड, जितने भी आपके रूरल हाउस होल्ड हैं, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, देखिए इसमें 1% ऐसे लोग हैं जो लैंडलॉर्ड से आपका क्रेडिट या लोन लेते हैं। उसके बाद आता है आपका 30% ऐसे लोग हैं जो कि मनी लेंडर से लेते हैं, ठीक है, लोन। 3% ऐसे पीपल हैं जो ट्रेडर से लेते हैं, जो कोई एग्रीकल्चर ट्रेडर है वो भी लोन प्रोवाइड कराता है, तो लोग वहां से ले लेते हैं। और रिलेटिव और फ्रेंड से 7% ऐसे लोग हैं जो रिलेटिव और फ्रेंड से रूरल एरियाज में लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। उसके बाद अदर्स में आता है 7% जो किसी और माध्यम से, मीडियम से लोन लेते हैं। उसके बाद 27% ऐसे लोग हैं जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उनसे आपका क्रेडिट या लोन लेते हैं। और 25% ऐसे लोग होते हैं जो आपका कमर्शियल बैंकों से गांव में लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम था जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिनमें पीपल अपना ग्रुप बनाकर कुछ पैसा जमा करते हैं। जैसे आपकी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। ये गांव के एरिया में बहुत सारे पीपल एक साथ समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और कुछ मनी इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में उसको एज ए कोलेट्रल बैंक को दे देते हैं और उस कोलेट्रल को लेकर बैंक एक बड़ा अमाउंट में उनको लोन दे देता है, ठीक है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया के अंदर बहुत होती हैं जो लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए इनको यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम SHGS बोलते हैं। SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है? देखिए जो रूरल एरियाज हैं उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जब पीपल अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ज्यादा बेटर करना चाहता है और वो अर्निंग करता है, वो पर मंथ कहीं से अर्निंग कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है और वहां से उसे कुछ अमाउंट मिल रहा है या छोटा मोटा वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। तो जो उसको अमाउंट मिलता है उस अमाउंट का 50 रुपीज, 100 रुपीज या 1000 रुपीज वो एक ग्रुप में सारे पर्सन एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप। और वो उस ग्रुप में पर मंथ 50, 100, 200, 1000 जिसकी कैपेसिटी जितनी ग्रुप की होती है
उसके अकॉर्डिंग वो पैसा उसमें क्या करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं। और जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फाइनली वो बैंक के पास जाते हैं एज ए कोलेट्रल उस पैसे को लेकर, क्योंकि बैंक कब लोन देगा, जब उसके पास कोलेट्रल होता है, जब किसी के पास कोलेट्रल हो, ठीक है। उस मनी को एज ए कोलेट्रल वो बैंक को देते हैं और उस बैंक पर, उस कोलेट्रल पर, जो कोलेट्रल है, बैंक एक बड़ा अमाउंट में लोन दे देता है। और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के पीपल हैं वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं उस पैसे की हेल्प से, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारे पीपल होते हैं। बैंक से लिया गया पैसा वो समूह ही, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो ग्रुप ही पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ग्रुप के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने इरिगेशन के लिए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए, या अपना कोई वीवर है अपना मशीन करने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, या कोई अदर तरह का बिजनेस वो कर रहा है गांव के लेवल पर या शहर के लेवल पर, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो उस अपने बिजनेस को रन करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या ले सकता है, हेल्प ले सकता है। और लोग यहां पर हेल्प करते हैं। अब इस ग्रुप को बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये इनमें मोस्टली वुमेन्स के ग्रुप होते हैं, तो वुमेन की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बेटर हो जाती है, वो सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू लोन लेकर अपना छोटा मोटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और स्मॉल स्केल बिजनेस है वो रन कर सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे पीपल एक गैदर हो जाते हैं और जो उनकी अर्निंग है उस अर्निंग में से कुछ अमाउंट बचाकर सेव कर वो पर मंथ 50 रुपीज 200 रुपीज एक साथ जमा करते हैं। और फाइनल जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बैंक में जाके एज ए कोलेट्रल उस पैसे को जमा करके बैंक से लोन ले लेते हैं। अब बैंक भी ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन इजीली दे देता है। इसका प्रॉफिट ये होता है कि यदि आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां से बैंक आपको जो लोन है वो इजीली प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि बैंक को कोलेट्रल मिल जाता है। बैंक को क्या चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, तो इसलिए बैंक इजीली आपको लोन दे देता है। दूसरी बात, फिर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में यदि आप काम करते हैं तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना नहीं पड़ता है। आप किसी रिलेटिव से पैसे नहीं लेंगे, आप किसी मनी लॉन्डर के चुंगल में नहीं फंसेंगे, आप किसी लैंडलॉर्ड से मनी नहीं लेंगे, ठीक है। आपका जो कर्ज है वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप ज्वाइन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप आपकी मदद के लिए, आपके हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने पीपल हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यही नहीं कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन यहां पर बेटर होती है इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते, नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर वे डे टू डे लाइफ में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, कोई हेल्थ इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में फैल रही है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब की वो वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है, यहां पर लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका इंडिया में वर्क करता है। उसके बाद ये भी होता है, देखिए, कि दे हेल्प द बोरो टू ओवरकम द प्रॉब्लम लैक ऑफ द कोलेट्रल। मैंने पहले ही बता दिया कि यदि किसी के पास कोलेट्रल नहीं है और वो क्या लेना चाहता है, मनी उधार लेना चाहता है, तो इजीली उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू धन या मनी मिल जाता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद है दे हेल्प द रूरल पुअर वुमेन बिकम द फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसी वुमेन्स की बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना चाहती हो और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक होती है रूरल एरियाज के अंदर। अंडरस्टैंड? उसके बाद ये होता है दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड रेगुलर मीटिंग, दस डिस्कस इश्यूज सच एज द हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर वुमेन्स अपनी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस कर सकती हैं। तो इस तरह इंडिया के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे हैं जो गांव में या सिटी के लेवल पर ही वर्क करते हैं। दैट इज क्लियर? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं और किस सेक्टर से लोग ज्यादा क्या करते हैं, लोन लेते हैं। जो रिच होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से, बैंक से ज्यादा लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और जो पर्सन
पुअर हैं, जिसके पास कोलेटरल नहीं है, पेपर वर्क के ज्यादा उसके पास पेपर कागजात कंप्लीट करने नहीं है, जैसे कि बैंक के पास हो जाएगा, उसको ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसे पर्सन अपने इनफॉर्मल सेक्टर से इंडिया के अंदर ज्यादा क्रेडिट या लोन लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है, आपने उसको गेट करने की 100% कोशिश की होगी। आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।